स्टूडेंट्स, आज अब जो हम अपना अगला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी जो सेकंड बुक है, जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है। आपने देखा होगा कि जो हमारी फर्स्ट बुक है वो भी 1945 के बाद की पूरी पॉलिटिकल साइंस है। और इस बुक में वो है इंटरनेशनल लेवल की बुक, और इस बुक में जो है वो किसकी है, वो इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स कैसे रही है, पॉलिटिक्स कैसे टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, कैसे न्यू न्यू टर्म्स आई हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्या इनके रिलेशन कैसे बने, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए, कैसे कैसे पॉलिटिक्स टाइम टू टाइम चेंज होती रही है, वो इसी बुक के अंदर आएगा आपका। ठीक है। इसमें 1947 आपको पता क्या है, यूजुअल कि हमें उस दिन आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947। उसके बाद का टाइम पीरियड क्या था, देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो अंडरस्टूड है कि हमने आज़ादी ले ली है, अब उसको मेंटेन करना है, हमारे अपनी नेशन को बिल्ड करना है। उसके रास्ते में हमारे सामने पहले क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या परेशान नेचुरली है। पहले हमारा सारा सिस्टम किसके अंदर था, ब्रिटिशर्स के अंदर अंडर था, वही हमारा सारा सिस्टम चलाते थे। लेकिन जो अब है हमारा सिस्टम वो किसके, अब हमारी जब गवर्नमेंट, हम जब आज़ाद हो गए हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट बनी थी, और उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे कि अपने नेशन को इतने सदियों से वो किसी न किसी के अंडर रहा है। आपने देखा होगा पहले सुल्तान्स थे, फिर मुगल्स थे, मुगल्स के बाद जैसे मुगल्स गए उसके टाइम उस टाइम पीरियड के बाद कौन आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। तो हमारा देश किसी न किसी के अंडर रहा है। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका आज़ादी में भी बड़ा हाथ था, हमें आज़ादी दिलवाने में। तो उनके सामने बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज था कि नेशन को बिल्ड कैसे करना है, कैसे दुनिया के सामने अपनी अमेज अब अपने लेके आनी है एक एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है। उसमें पहले है इंडिया फ्रीडम केम विद पार्टीशन। जो इंडिया को आज़ादी मिली, कितना स्ट्रगल किया उस आज़ादी के लिए, वो आज़ादी किस प्यार पे मिली, हमें अपनी ही कंट्री के दो टुकड़े करने पड़े, दो हिस्सों में हमें कह सको तो दो हिस्सों में हमें अपनी ज़मीन बांटनी पड़ी, शेयर करनी पड़ी। क्योंकि जिसका रिजल्ट क्या हुआ था कि यह कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, एक साइड पे हिंदुस्तान था, मतलब इंडिया था, दूसरे साइड पे पाकिस्तान था। तो इंडिया और पाकिस्तान में ये डिवीज़न हुई, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। और इस समय ये जो हमें आज़ादी मिली है बहुत ही इजी नहीं थी, इसके रिज़ल्ट बड़े ही खतरनाक थे, बहुत लार्ज लेवल पे वायलेंस हुई थी। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, तो लोग वो देखा होगा कि लोग इधर से उधर आ रहे हैं, कैसे उनकी काट मार हो रही है, कितने कितने अच्छे घर थे उनके, लोग वहाँ छोड़ के आए जो यहाँ से उधर गए। तो आपको ये बात याद रखना, ये पार्टीशन है ये कॉम्युनल बेस पे हुई थी, हिंदू सिख मुस्लिम के बेस पे हुई पार्टीशन थी ये। तो जो यहाँ पे मुसलमान रह गए थे वो मुस्लिम्स वो चले गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख्स थे वो कहाँ पे आए, इंडिया में आए। ठीक है। तो ला मतलब इस टाइम पे आने जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट, मतलब लोगों को उनके घर से जितने इतने बड़े घर सब कुछ छोड़ के आना, खेती बाड़ी थी उनके, जानवर थे एंड जानवर थे, पशु थे, सब कुछ उन्होंने वहाँ छोड़ा। और ये कहते हैं कि ये पार्टीशन है ये हमें एक सबक सिखा के गई थी। उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के सामने बड़ा चैलेंज था कि हमारे एक धर्म की वजह से हमारा कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो अब हमें अपने कंट्री के साथ और डिवीज़न नहीं होने देनी है। तो हमें क्या करना है, हमने कौन सा आइडिया रखना है अपने कंट्री के लिए, सेकुलर इंडिया का आइडिया। ठीक है। तो सेकुलर स्टेट बनाना है हमें, अपने सेकुलरिज्म के ऊपर काम करना है। सेकुलर आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कास्ट रिलीजन। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट चैलेंज था क्या था कि हमें अपनी कंट्री को सेकुलर बनाना है। दूसरा है द फर्स्ट स्पीच ऑफ द पंडित फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, द आवर ऑफ द मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त ही वाज नोन वाज द ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी स्पीच वाइल एड्रेसिंग अ स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। मतलब उन्होंने 15 अगस्त 1947 यानी 12 o'clock 15 अगला दिन चढ़ गया, तो उसके लिए मिड नाइट में उन्होंने स्पीच दी। तो उसने कहा
इट वाज, इसको किसके लिए फेमस माना जाता है स्पीच को? ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी स्पीच इसको बोला जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे दी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे ये अ, दुख भी प्रगटाया था कि हम अपनी पार्टीशन पे खुश, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस पे खुश भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक पार्ट दूसरी साइड चला गया है और हमारा उधर का एक पार्ट इस साइड आ गया है, तो लोग आपस में बट गए हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को उस टाइम पे सेलिब्रेट करना भी। Immediately after independence, there were many challenges in independent India needed a solution. First challenge क्या था? Challenge to shape a nation as united country. जो नेशन डिवाइड हो चुका था, जहाँ पे इतने कॉम्युनल राइट्स हुए थे, कॉम्युनल वायलेंस हुई थी, उसको क्या करना था? एज ए यूनाइट करना था। पहला चैलेंज था यूनाइटेड कंट्री बनाना था उसको। ठीक है। दूसरा क्या था? टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। अब हमें अपने कंट्री में कौन सी सिस्टम लेके आना है? डेमोक्रेटिक सेटअप। हम सल्तनत पीरियड में रहे, हम मुगल्स के रहे, हम ब्रिटिश के अंडर रहे, हम शुरू से किसी न किसी इन्वेडर के अंडर ही रह रहे हैं, तो अब हमें अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस लेके आनी है। ठीक है। तो पहला है कंट्री को सेकुलर बनाना, कंट्री को यूनाइट बना करना, डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस करना, और टू इंश्योर डेवलपमेंट। हाँ, बस सबसे बड़ी कि इंडिया बड़ी लेट आज़ाद हुआ, तो बड़ी डेवलपमेंट्स करनी थी, बड़े काम करने थे, ये भी एक हमारी गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेल बीइंग बाय इवॉल्विंग इफेक्ट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी, नई नई पॉलिसीज लेके आनी थी, जिससे हमारे जो देश की डेवलपमेंट हो सके। रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाना था, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म करना था। ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो कितने चैलेंज हो गए? फर्स्ट सेकुलर इंडिया बनाना, दूसरा है यूनाइटेड कंट्री बनाना, तीसरा है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस डेवलप सिस्टम डेवलप करना, और फोर्थ है इंश्योर द डेवलपमेंट इंश्योर करना, और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, और रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। ये क्या था उस टाइम के सामने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गवर्नमेंट आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनके सामने बड़ा चैलेंज था। आगे, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉम्युनल जोन्स। उधर से कोलकाता, और इधर से अमृतसर, कोलकाता वाली साइड भी, और जो कोलकाता उधर बंगाल की साइड से लगता है, और जो अमृतसर है ये पंजाब वाली साइड से लगता है। तो क्योंकि दोनों साइड से माइग्रेशन बहुत हुई थी, सिख आए थे, हिंदू आए थे, इधर से मुसलमान गए थे, तो ये कॉम्युनल जोन्स में उस टाइम पे डिवाइड हो चुके थे। कॉम्युनल मतलब वहाँ पे हिंदू सिख मैसेकर्स बहुत हो रहे थे, हिंदू सिख नहीं, सॉरी, हिंदू मुस्लिम, जैसे एक मुस्लिम मैसेकर्स बहुत हो रहा था उस टाइम पे। According to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted to do not one but two people, Hindus and Muslims। टू नेशन थ्योरी का आइडिया, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, मोहम्मद अली जिन्ना जिसके लीडर थे, तो उन्होंने दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, अपने नेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। किस बिहाफ पे? हिंदू मुस्लिम के बिहाफ पे। ये याद रखना आपने। ठीक है। उस टाइम पे ये प्रपोजल आया था महात्मा गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, लेकिन मुस्लिम लीग में जो थे अपने मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये आइडिया स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा भेदभाव आ गया, इतना डिफरेंस आ गया है, तो अब मुश्किल है हिंदू मुस्लिम्स का अलग अलग रहना, इकट्ठे रहना, तो अब इनको अलग ही कर देना चाहिए। इसीलिए टू नेशन थ्योरी का आइडिया उन्होंने दिया था, और इसी बिहाफ पे ही हमारे इंडिया की पार्टीशन हुई थी, हिंदू मुस्लिम बिहाफ पे। ठीक है। आगे, ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया टू नेशन थ्योरी वाज propounded बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने आपको बताया, टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स रिजल्टेड पार्टीशन एज इंडिया एंड पाकिस्तान, गिविंग बर्थ टू मैनी डिफिकल्टीज लाइक प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। हम देखते हैं ना, चढ़दा, अगर आपने पंजाब में सुना होगा, चढ़दा पंजाब, लहंदा पंजाब, लाइक ईस्ट जो है वो हमारा पंजाब है, वेस्ट जो उस साइड का पंजाब है, जैसे लाहौर है, वो लाहौर वाला एरिया, रावलपिंडी, पेशावर, वो पंजाब का एरिया है, और इधर जो पंजाब, वो अमृतसर, ये सारा इस साइड का पार्ट है। इसको ईस्ट पंजाब बोलते हैं, उसको वेस्ट। तो इसीलिए इसको ईस्ट एंड वेस्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, मर्जिंग न्यू जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, नेशन की जो प्रॉब्लम्स है उस टाइम पे, जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, पंजाब और बंगाल और प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, इसको भी सॉल्व करने का बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे आ गई थी। ठीक है। आगे, द पार्टीशन ऑफ 1947 was most
Brampton Brampton planned which created and spread communal rights, dividing country into various community zones, social sufferings to shelter in refugee camps, killing of women, separation of family members, accepted divided financial assets, implies created conflicts between Hindus and Muslims. जो हमारे उस टाइम पे पार्टीशन हुई उसकी वजह से क्या क्या हुआ, सोशल सफरिंग हुई, कम्युनल जोन बन गए, एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे होने लग गए थे, सोशल सफरिंग, लोग सोसाइटी बहुत सफ़र कर रही थी, शेल्टर रिफ्यूजी, इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज आ रहे थे जिनको दिल्ली में और अमृतसर में उनके कैंप बनाए गए और कैसी कैसी हालत में रहे, जो बड़ी बड़ी महलों में रहते थे, इधर जा उधर से जो आए वो रिफ्यूजी कैंप में कैसे रहे, क्या मिलेगा, कहाँ ज़मीन टुकड़ा मिलेगा, कैसे ज़िंदगी नए सिरे शुरू होएगी, ये बड़े चैलेंजेस थे उनके सामने। किलिंग ऑफ वेमेन, वेमेन इस जो पार्टीशन का बहुत किलिंग इनके साथ हुई, बहुत ज़्यादा इनके साथ वायलेंस हुई, सेक्सुअल वायलेंस हुई। ये बहुत बड़ा उस टाइम पे एक जो कह सकते हैं बड़ी खराब घटना थी, जब बहुत ही गंदा इशू था उस टाइम पे, जो मतलब कॉम्युनल्स ने वेमेन को जरिया बनाया बदला लेने का। सेपरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स सेपरेट हो गए, लाइक वहाँ पे अगर मुस्लिम्स रह रहे थे या हिंदू यहाँ पे, हिंदू वहाँ पे रह रहे थे मुस्लिम, तो उनके किसी ना किसी के साथ आपस में रिलेशन थे। बहुत सारी फैमिलीज़ के मेंबर जल्दी जल्दी में वहाँ पे उनके पास छूट गए, जहाँ वहाँ कॉमनल्स जोन्स में या कॉमनल राइट्स में वो मारे भी गए। तो इसके अलावा ये तो था ही, ये तो सब था, तो जो बंदा पर्सनल साइकोलॉजिकली सोशली फील कर रहा था, दूसरा क्या है, फाइनेंशियली बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ पे छूट गई थी, उनका एम्प्लॉयमेंट छूट गया था, और कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, आगे देखो, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, can princely states enjoyed some form of control over their internal affairs under British supremacy। हाँ, एक चीज़ और है उस टाइम पे, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे हमारे जो पटियाला है ये प्रिंसली स्टेट थी, तो इसके ऊपर किसका राज था, राजे का, लेकिन इसने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी तो एक्सेप्ट कर ली थी। और लेकिन उनका जो स्टेटस है एज ए प्रिंस, एज ए राजा, एज ए किंग, वो ऐसे ही मेंटेन रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब इंडिया के सामने, इंडिया यूनाइट, अब जो गवर्नमेंट है वो सारे इंडिया को यूनाइट करना चाहती है, तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको ख़त्म करके इनको एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लेके आना है। अगर ऐसा नहीं करते तो कल को और लोग आपस में डिवाइड हो जाते। प्रिंसली स्टेट्स तो यही कह रही थी कि नहीं, हमें ब्रिटिश के अंदर सुप्रीमेसी मिली है, हम वही फॉलो करेंगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ा उस टाइम पे चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन forced about 18 lakh people to migrate cross the new border। नियर अबाउट 18 लाख पीपल्स ने बॉर्डर को क्रॉस किया आपस में, जो उधर से इधर आए और इधर से उधर गए। बिटवीन 5 to 10 lakh पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन। 5 to 1 lakh पीपल, 18 लाख से 5 to 10 लाख पीपल है जो इस वायलेंस में मारे जा चुके थे। After independence, integration of princely states into Indian Union became great challenge due to problems like announcement by British to end paramountly over the states, freedom to join either India or Pakistan. The problems rose in Travancore, Travancore, हैदराबाद, भोपाल to further divide India। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो जिनकी अपनी सुप्रीमेसी थी, जब ब्रिटिश चले गए तो अब उनके पास था कि वो किसको ज्वाइन करें, इंडिया को ज्वाइन करें कि पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आई, हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर, क्योंकि यहाँ पे त्रावणकोर जहाँ पे क्या था कि मुस्लिम ज़्यादा थे, तो अब ये किसके साथ जाएं, इनके सामने भी एक चैलेंज आ गया था। So the government's approach was based on three consideration: will of integration of people of princely states, लोग वो जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग आपस में मिलके अगर उनकी इच्छा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। अ फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ अकोमोडेट प्लूरलिटी मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, ज़्यादा एक ही एरिया के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, तो वो उनको वैसे अकोमोडेट करना, ये थी एक उस टाइम पे गवर्नमेंट के सामने अप्रोच। एंड डिमांड्स ऑफ रीजन, और अलग अलग रीज़न की डिमांड होने लग गई थी कि मैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की डिवीज़न हुई थी हिंदू मुस्लिम पे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मुसलमान है तो वो अपने हिसाब से अपने रीज़न की डिमांड करने लग गए। And concerned about integrity of India with peaceful negotiation in firm diplomatic manner by Sardar Vallabhbhai Patel, only 4 states succession was difficult।
जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। बाकी सारी स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको ब्रिटिश के अंडर सुपरीमेसी थी मिली हुई थी, उनके साथ नेगोशिएट किया। ठीक है, उनको बोला कि भी आप अंडर आओ, हम आपको प्रिविलेजेस देंगे। लाइक जैसे कहा कि आप आओ, आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप इस आपकी स्टेट को जितने भी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी एज ए राजकुमार, एज ए प्रिंस, एज ए राजा, उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन आप अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाओ, है ना। तो उसमें बाकी सारी स्टेट्स को ये क्रेडिट जाता, क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के हम अंडर लेके आ पाए। सारी स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, रह गई थी उसमें जूनागढ़ एक रह गई थी, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये चार रियासतें ऐसी थी जिनको बड़ा मुश्किल हुआ था इंडिया के अंडर लेके आना। तो फिर इसमें के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उसने उंगली टेढ़ी कर ली। मतलब उनको किसी न किसी डिप्लोमेटिक तरीके से अपने अंदर लेके आए। सबसे पहले है हैदराबाद, द लार्जेस्ट प्रिंसी स्टेट्स अंडर द rule of Nizam, who was who who was no not argued to be integrated, but the society protested against the rule of Nizam. निज़ाम ने कोई एतराज़ नहीं किया कि हैदराबाद स्टेट को वहाँ पे मिला दो, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, उन्होंने, सोसाइटी ने उस निज़ाम के अगेंस्ट, रूल ऑफ निज़ाम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो जो उस टाइम पे, मतलब कहने का मतलब जो रूल ऑफ निज़ाम वहाँ पे था, तो वहाँ पे जो सोसाइटी वो नहीं चाहती थी कि वहाँ पे रूल ऑफ निज़ाम हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर अगेंस्ट राजाकार्स एंड इन सितंबर 1940 निज़ाम्स फोर्सेस वर कंट्रोल्ड विद द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया उठाया वल्लभ भाई पटेल जी ने, मतलब मैंने बोला डिप्लोमेटिकली वो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, वहाँ के लोगों की लाइफ को अपने साथ लिया, इंटरफेरेंस किया, वहाँ पे शांति बहाल करने गए, और 1948 को उसके अंडर उसको हैदराबाद को भी इंडिया के अंडर मिला लिया गया, मर्ज कर लिया गया। ठीक है, आगे बोध चंद्र सिंह महाराज ऑफ मणिपुर मीडिएट मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो मणिपुर का राजा था बोध चंद्रा, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजा, जिस वहाँ पे राजा का मतलब उनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उन्होंने आप वहाँ पे बना ली थी। बिकेम फर्स्ट टू होल्ड इलेक्शंस अंडर द यूनिवर्सल डेट फ्रेंचाइज। उसने पहली बार इलेक्शन वहाँ पे करवाए गए, किसके अंडर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। But on sharp difference over merger of the Manipur, the government of India pressurized Maharaja into signing an agreement in September 1949। कहते बट ऑन शार्प डिफरेंस ओवर मर्जर ऑफ मणिपुर, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जब इलेक्शन करवाए गए तो नेचुरली लोगों के रिजल्ट सामने आए, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रेशराइज किया, एक एग्रीमेंट किया सितंबर 1949 में, और उस स्टेट को भी मर्ज कर लिया। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द early years of organization of states was itself it was felt linguistic state may foster separatism and create a pressure. Hence, linguists were formed to change the nature of democratic policies, accept a regional linguistic claim, provided a uniform base of plural nature of democracy. The State Reorganization Commission, very very important. याद रखना, the State Reorganization Commission was formed in 1953 by central government to redraw the boundaries of the state on the basis of reflect boundary state on behalf of different languages, and led to creation of 14 states and 6 unions. Very very important. जब गवर्नमेंट ने द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के हिसाब से सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाई, क्योंकि इसमें है दो वर्ड आ रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड सेपरेट। अब जब स्टेट्स को सेपरेट करना, क्योंकि प्लूरलिटी है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो अब कैसे करें, रिलीजन बेस करें, कास्ट बेस करें। तो वहाँ उन्होंने सबसे बड़ा आइडिया उठाया कि हम जो स्टेट्स को किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी ईजी होता है अगर स्टेट्स डिवाइड होंगी। तो उन्होंने कहा कि हम किस पे बिहाफ पे करेंगे, हम करेंगे लैंग्वेज बिहाफ पे स्टेट्स को डिवाइड। तो इन्होंने लैंग्वेज बिहाफ पे स्टेट्स को डिवाइड किया था।
ठीक है, तो ये उसको लेके उन्होंने जब स्टेट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को डिवाइड करना, तो एक कमीशन बैठाया। नेचुरली है, जब भी कोई प्लान पॉलिसी लेके आनी तो कमीशन बैठता है उसके ऊपर। तो उस कमीशन का नाम रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, मतलब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से स्टेट्स को, जैसे कहते हैं मिटा के सारी स्टेट्स को दोबारा बनाना, दोबारा उसकी बाउंड्री डिक्लेयर करना, ये एरिया इस स्टेट का, ये एरिया इस स्टेट का है। तो वो 1953 में बनाया गया था, और उस टाइम उन्होंने जो कमीशन है वो रिपोर्ट लेके आए। उस हिसाब से उन्होंने पहली बार जो 14, जो वो हमारी 29 स्टेट्स है ना, उस टाइम पे 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। उस कमीशन ने जो उस टाइम पे स्टेट बाउंड्रीज बनाई थी, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतना ही है। जो मेन है, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में सामने क्या चैलेंज थे, उनके सामने यही चैलेंज था कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना, सोसाइटी को यूनाइटेड करना, जो रिफ्यूज़ीज़ आए हैं उनको लैंड वगैरह देना, उनको अच्छे से इस्टेब्लिश करना। और दूसरा चैलेंज था स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने अंडर लेके आना। और जो तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को आपस में उन्होंने डिवाइड कर दिया था पूरे कंट्री के अंदर। तो यानी जो आइडिया लिया था वो लिंग्विस्टिक बेस्ड लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।